साल की नए हिंदू कैलेंडर की शुरुआत भारतीय बाजारों में एक जोरदार देखने को मिली, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत फ्लैट टू पॉजिटिव थे। उसके बाद बाजार खुले तेज, ऊपरी हिस्सों से बिकवाली आई, लेकिन लोअर लेवल से जो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया वो भारतीय बाजारों में स्पेशली निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स सब में ही जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। प्रॉफिट टेकिंग रही आईटी स्पेस के अंदर। ऑब्वियसली बात है, एक बड़ी तेजी देखी गई है। 3 महीने के आसपास से लगातार सेक्टर चल रहा है। एक्सेंचर के नंबर्स के बाद से एक जोरदार तेजी इस पूरे स्पेस ने दिखाई। मार्च में एक जोरदार तेजी दिखाई, तो प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आते हुए दिखाई पड़ रही है टीसीएस के अंदर। इसके अलावा इन्फोसिस नंबर से पहले थोड़ा सा वीक पड़ा, लेकिन सेकंड हाफ में 10 से 12 रुपए के आसपास का एक पुल बैक जरूर देखने को मिला। मिड कैप आईटी में हालांकि आज तेजी थी। आप छोटी मझौली कंपनियां देखिए, सोनाटा सॉफ्ट हुआ, फर्स्ट सोल्यूशन हुआ, जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मेजरली आज का दिन रहा ऑटो के नाम, जो कल का सबसे बड़ा लूजर था टाटा मोटर्स, आज सबसे बड़ा गेनर 5-5.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। अदानी ग्रुप जो कि प्रेशर में था, वो वहां पर एक वापस पुल बैक देता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा पावर स्पेस में टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनीज में एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा सेलेक्टिव जो कंपनीज हैं, खासतौर से सब सेक्टर्स की, फर्टिलाइजर स्पेस हुआ, सिलेक्टिव शुगर स्पेस हुआ, रियल स्टेट हुआ, जहां पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। नंबर्स का इम्पैक्ट कुछ हद तक नंबर से पहले बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी सेलेक्टिव मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। और स्पेशली आज का जो एक और स्टार परफॉर्मर रहे वो रहे पीएसयू बैंक। एक अहम खबर असीम ने आज बताई, जहां पर कल एक बड़ी बैठक होने वाली है पीएसयू बैंक्स को लेकर के, निजीकरण को लेकर। जो पहले होने वाली थी वो पोस्टपोन होकर अब कल के लिए आ गई है। और उस बैठक से ठीक पहले आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि प्रबल दावेदार है निजीकरण का, उसमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इन सब में ही जोरदार खरीदारी। इनफैक्ट एसबीआई भी, जो कि एक अच्छी तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली आज का दिन शानदार, और उस शानदार सत्र में जो आज मूव सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो रहे पीएसयू बैंक्स और साथ ही साथ ऑटो स्पेस, जहाँ पर जोरदार खरीदारी रही। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रेमचंद्र सिंह साहब का है इन्फोसिस पे। सिंह साहब, इन्फोसिस आपने खरीदा किस ड्यूरेशन के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जिस भी लेवल पे खरीद कर आप इसे होल्ड करेंगे, एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। इन्फोसिस में हाल पिछले 2 साल पहले 2019 में एक खबर आई थी इनके ऊपर एक जांच बैठने की, तब ये शेयर टूट के 600 रुपये आया था और आज आपके सामने 1400 रुपये पर है। तो उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, पहला बायबैक 2017 में 1350 रुपये पे, आज 1400 प्लस है। 800 रुपये पे 2019 में बायबैक, आज 1400 प्लस है। तो उससे अंदाज़ा लगाइए कि हर लेवल पर इन्फोसिस काम कर रही है, बेहतर परफॉर्म कर रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, कैश रिच है, डिविडेंड पेइंग है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। 1993 से लेकर आज तक लगातार आईपीओ के बाद से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने वाली आईटी कंपनी है। तो आप बने रहें। छोटी अवधि के लिए लिया है तो अब तो आपके सामने 2 ही ट्रिगर हैं। कल आज तो बाजार बंद हो गया, कल है बायबैक का लेवल किस भाव पर आता है, और दूसरा नंबर्स कैसे आते हैं। जो अनुमान बाजार में है कि मुनाफा स्लाइटली टूटेगा, डील पाइपलाइन अच्छी होगी, एट्रिशन बेटर आएगा और मार्जिन मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आएंगे। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखें, लेकिन लंबी अवधि के लिए ऑब्वियसली आता है, आप देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट हैं, सीएलएसए का हाल का टारगेट जो है 1600 रुपये के आसपास का है। अच्छा, जया सक्सेना पूछ रही है माई व्यू ऑन थर्सडे। मैम, थर्सडे पे क्या व्यू दूँ आपको? अच्छा दिन है, एक्सपायरी होगी, उतार चढ़ाव होगा, आप उस पर ध्यान रखें। इन्फोसिस के नंबर से बहुत कुछ डिपेंड करेगा और एचडीएफसी नंबर्स आने वाले होंगे तो बाजार उसको भी डिस्काउंट करेगा। तो 2 चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें। और वैसे भी जय जी, मार्केट में फोकस करिए वेल्थ क्रिएशन पर, ट्रेडिंग पर नहीं। वेल्थ क्रिएट करेंगी, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा पैसा बनेगा, अच्छे स्टॉक आपके पास आएंगे, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। छोटी मोटी ट्रेडिंग 1-2 दिन, 4 दिन, मीडियम टर्म, इसमें आप पढ़ेंगी तो आपके पास वो पोजीशन जो आप अच्छे दाम पर भी खरीदेंगी वो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ बेच देंगी। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रेड्डी सस्ता मिल रहा है, सही कहा मोदी साहब आपने। डॉक्टर रेड्डी में ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स तेज़ी के हैं और जो टारगेट हैं वो 5400 हायर साइड पर हैं, 4700 लोअर साइड पर हैं, 4800। 5-5.5 हज़ार का जो एक लेवल था वो पार हुआ, लेकिन इतना सब बस आप ध्यान रखें। कंपनी बुराई नहीं है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, सब कुछ ठीक है, कैश फ्लो अच्छा है, डेट थोड़ा है, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ क्या है कि ये बहुत चला हुआ शेयर है, तो थोड़ा सा नीचे आना दीजिए। एक झटका आज लिया है, थोड़ा और झटके नीचे के ले ले। आपको अगर ख़रीदना है तो आप एक्यूमुलेट करें, थोड़ा यहाँ, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, रादर हर महीने इस तरह से आप एक्यूमुलेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके पास पोजीशन होगी, प्राइसिंग होगी। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा तो वहाँ अपनी पोजीशन का 80% 70% हिस्सा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ा एवरेज करें। कंपनी अच्छी है, कंपनी में दिक्कत नहीं है,
तो आप भाव को ही खाली एडजस्ट करना है, वो आप ऊपर नीचे जैसे आपको नीचे मिलता जाए आप लेते चलें। अच्छा, गाबा सर बोले निफ्टी विल कम 13,200। बैनर्जी साहब, कोई भी जानकार बाज़ार को प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन चाहे वो भसीन साहब की तेज़ी हो या गाबा साहब की मंदी हो, दोनों में बाज़ार को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता सर्टेनली कि बाज़ार यही करेगा। आंकड़े बदलते हैं हर मिनट। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह से शुरू होता है ये आंकड़ों का सिलसिला और 10 बजे से आंकड़े बनना शुरू होते हैं और हर मिनट वो ऐसे चेंज हो रहे होते हैं कि किसी मिनट आंकड़ा तेज़ी का होता है, किसी मिनट आंकड़ा मंदी का होता है। तो जानकार अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जानकारी के हिसाब से आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं सर्टेन नहीं है। 13,200 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा सामान लेने के लिए आपको अच्छा मिलेगा। 13,200 नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, कल को 17,000 होगा, 18,000 होगा, 20,000 होगा, 25,000 होगा। तो आपको अगर अच्छी क्वालिटी, अच्छे स्टॉक खरीदने हैं तो उसके लिए क्या 13,000, क्या 14,000, क्या 17,000, आपको फ्यूचर के लिए शेयर लेकर रखने हैं। जिस नीचे के भाव पे मिले खरीदिए। मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले HDFC लाइफ 734 था, 700 आ गया, 680 आ गया, 675 भी आया था। निफ्टी कहीं भी हो, उसने तो अपना करेक्शन दिखाई दिया आपको नीचे, तो आप वहाँ ले लेते। तो लाइक वाइज अच्छे स्टॉक करेक्ट होते रहते हैं, आप उनको लेते रहिए, एक्यूमुलेट करिए, बढ़िया पोर्टफोलियो बनाइए। अच्छा, बैनर्जी साहब, एक और जो आपने सवाल पूछा गुड़ी ये कि लॉकडाउन अगर लगा तो, अभी बार्कलेज की रिपोर्ट कुछ मिनट पहले ही मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बात बोली कि अगर लॉकडाउन लगता है तो $125 करोड़ का वीकली लॉस होगा। गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा वैक्सीनेशन पर है, ज़्यादा लॉकडाउन पे नहीं। वो टाइम खरीद रहे हैं ताकि ज़्यादा वैक्सीनेट कर पाएँ। अब अगर लॉकडाउन होता भी तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ जितना पिछली बार था, तो वो एंटिसिपेशन है। मार्केट ने कल कुछ हद तक डिस्काउंटिंग की इन चीज़ों की, लॉकडाउन और पैनिक की स्टेट को, धीरे धीरे वो डिस्काउंट कर रहा है। अगर लॉकडाउन लगता है तो स्थितियां अर्थव्यवस्था को लेकर ख़राब हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस इसलिए ज़्यादा दवा करने पर है या फिर ज़्यादा वैक्सीनेशन पर है, इंस्टेड ऑफ कि वो ये अर्थव्यवस्था को रोकें। तो इस लिहाज से आप चीज़ों को सोचिए, सेफ़ रहिए, मास्क लगाइए, सबसे अच्छी चीज़ यही है, सबके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। खैर आगे बढ़ते हैं। और HDFC लिमिटेड लॉन्ग टर्म, सोलंकी साहब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी आपने खरीदी है। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है, मेजरली डोमिनेट करते हैं मार्केट को, और इस स्पेस में सबसे अग्रणी है। पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है मैनेजमेंट की, ब्रोकर हाउसेज टारगेट भी ऊपर के हैं, 20 से 30% के आसपास का अपसाइड वो देख रहे हैं। नंबर्स भी कंसिस्टेंट है, एसेट क्वालिटी भी कंसिस्टेंट है, और लगातार जो इनकी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न है वो भी काफ़ी शानदार रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप किसी भी लेवल पे ले सकते हैं, नीचे मिले एक्यूमुलेट करें। और इनफैक्ट ये तो वो स्टॉक्स हैं जो कि आपको अपने आगे जनरेशन को पास ऑन करना चाहिए, तो इस तरह की थॉट के साथ आप इसमें एंटर करें। अच्छा, ग्रैन्यूल शॉर्ट टर्म, निखिल जी, शॉर्ट टर्म के लिए तो नंबर अगला ट्रिगर रहेगा जिसको आप कीनली वॉच करें। अनुमान बाजार में यही है कि नंबर बेटर होंगे, क्योंकि लॉरस के नंबर, IOL के नंबर, डीवीज के नंबर और ग्रैन्यूल्स के नंबर, सब API प्लेयर जो हैं इनके नंबर बेटर आ सकते हैं, तो आप उस लिहाज से इसमें बने रह सकते हैं, नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा। अच्छा, क्रॉम्पटन पे हम बात कर चुके हैं। BHEL गोपाल प्रसाद वाजपेयी साहब का सवाल है, करीब 50 रुपये के दाम पर 1000 शेयर है। कल मानस से मेरी बात हो रही थी, और मानस जायसवाल manasjaiswal.com के, उन्होंने बात साफ किया है कि BHEL के जो टारगेट वो देख रहे हैं वो करीब 65 रुपये के आसपास हैं मीडियम टर्म में, और शॉर्ट जो टारगेट अगर वो वीक होता है तो शायद 38 रुपये के नीचे या 35 रुपये के नीचे होगा। तो आप उस जो आपकी खरीदारी की कॉस्ट है उसको ध्यान में रखिएगा, और 65 रुपये के टारगेट्स के लिए बने रह सकते हैं। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है सर, ये टेक्निकल स्नैक के ऊपर मैं अपनी टीम से बोलता हूँ, ज़रूर काम करेगी। अच्छा, गुप्ता साहब का सवाल है TCS को लेके क्या करना चाहिए। TCS पे गुप्ता साहब, वैसे अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, देश की सबसे बड़ी कंपनी, IT के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। वैसे टाटा ग्रुप का ज्वेल, 30,000 करोड़ के आसपास का कैश, स्ट्रॉन्ग, रिसेंटली प्रमोटर ने बायबैक किया 3,000 रुपये के दाम पर। तो आप ये मान के चलिए कि 3,000 का जो बायबैक है वो तो एक लेवल ऐसा है जहाँ पे प्रमोटर खुद इंटरेस्टेड था कंपनी में स्टेक लेने के लिए, तो बायबैक का प्राइस तो आपका बेस बन गया। अब उससे नीचे जाएगा तो उतना आपका फ़ायदा होगा। जब प्रमोटर ले सकता है 3,000 रुपये पे, तो उसके नीचे तो आपके लिए वैसे ही एक एज बन जाता है, तो आप उसको एक ध्यान में रखिए। और ऊपर के टाइम पर बढ़िया आप इसे एक्यूमुलेट करिए, जितना आपको 3,000 के करीब मिलता रहे, और नीचे मिल रहा है और लीजिए, और नीचे मिल रहा है और लीजिए। ये वो कंपनी है जो हर फॉल में उतना ही स्ट्रांगली कम बैक करती है। ऑब्वियसली बात है, कोई फ्लॉ नहीं है, ग्रुप अच्छा, प्रमोटर अच्छा, बिजनेस अच्छा, ग्रोथ अच्छी, IT की दिग्गज, कैश रिच, डेट फ्री,
तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और आप बिजनेस इसका पता भी चल रहा है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, क्रेडिबल मैनेजमेंट है, तो आपको कोई भी वजह नहीं है इसमें आप अवॉइड करें, बने रहिए इसके अंदर आराम से, और लॉन्ग टर्म में ज़रूर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए। अच्छा, SBI कार्ड 35 रुपये पर 950 का एक वॉइस लो है, शायद थोड़ी बेटर हो इससे, कोशिश करिए जिंदल साहब, अब शायद बेटर साउंड हो। खैर आगे बढ़ते हैं। और एयरटेल पर सर, एयरटेल के लिए एक ही चीज़ क्रूशियल है कि एक ऊपर की तरफ 630 या 40, नीचे की तरफ 480, इसी रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। नंबर वाइज ठीक है, नंबर में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है इस कंपनी के साथ, लेकिन इशू है सिर्फ यही कि स्टॉक चलता नहीं है। तो आप बेसिकली उसी रेंज को प्ले करिए, ब्रोकरेज हाउस से टारगेट 740 के आसपास के रहेंगे। अच्छा, और इंडिगो पेंट, ये नया स्टॉक है। अग्रवाल साहब, इंडिगो पेंट के केस में एक ही चीज़ है जो मुझे अखड़ती है कि 8% का मार्केट शेयर है इनका, और जो प्रीमियम कमांड करते हैं वो कमांड करते हैं करीब 42% के आसपास का। मतलब जो मार्केट में जिनको प्राइस दे रहा है बाजार, पी दे रहा है, वो उनको दे रहा है एशियन पेंट्स, पीडीलाइट के लेवल का। मेजर प्लेयर इसमें एशियन पेंट है, सेकंड बेस्ट प्लेयर इस पीडीलाइट, थर्ड बेस्ट प्लेयर बर्जर, कंसाई, इनको आप इस ऑर्डर में देखिए। लेकिन आप इसको इंडिगो पेंट को तेज़ी मिले तो आप निकल जाएं। वैसे इस कंपनी में अगर आपने बहुत बड़ा निवेश नहीं किया तो आप बने भी रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट तो अभी आए नहीं, लेकिन IPO के मेजरली सब्सक्राइब करने की ही राय थी। 2-3 क्वार्टर के नंबर देखिए, अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है तो आप ज़रूर रहें। मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी, उन्होंने तो ये कहा था कि हाँ, नंबर्स काफ़ी प्रॉमिसिंग रहेंगे, गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी कुछ कामकाज है, हो जाने दीजिए, तब आप सिचुएशन को आगे रिव्यू भी कर लीजिएगा। चलिए, अब ग्लैंड फार्मा सर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। शरण साहब, कल ही एक रादर परसों फ्राइडे को एक शो हो रहा था, और उसमें हमारे एक जानकार ने इसको लॉन्ग टर्म के लिए, वो शायद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के हेड ऑफ रिसर्च थे, उन्होंने इसमें खरीदारी की सलाह दी है और लॉन्ग टर्म के टारगेट दिए हैं, 3000 प्लस के टारगेट्स हैं। आप इसमें अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं, समय ख़त्म हो रहा है। HDFC बैंक पर हम बातचीत कर चुके हैं। PVR और डिक्सन में बात कर लेते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं। प्रियंका जी, डिक्सन के केस में अगर आप ख़रीदना चाहती हैं तो अवॉइड करिए अभी, इसलिए नहीं कंपनी ख़राब है, इसलिए कि शेयर बहुत चला हुआ है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, कूल ऑफ होने दीजिए। वो स्प्लिट और बोनस से पहले, जो स्प्लिट है सॉरी, उससे पहले शेयर काफ़ी चला था, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए उसके बाद आप इसमें एंटर करिएगा। और अगर आपने ले रखा है तो आप फिर बनी रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के साथ दिक्कत है सच अभी नहीं है, वैल्यूएशन बड़ा पार्ट महंगा है क्योंकि बहुत भागा है, ऑब्वियस सी बात है, लो फ्लोट था इसलिए बहुत चल रहा था, 20,000 रुपये के आसपास पहुंच गया था। अब फ्लोट बढ़ा है, यानी पहले नंबर ऑफ शेयर 100 होते तो वो स्प्लिट होने के बाद 1000 हो गए, तो पहले 100 शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट बटना था वो 1000 शेयर होल्डर में बटेगा, तो उस हिसाब से उसका प्रॉफिट डाइल्यूट होगा, EPS डाइल्यूट होगी, PE महंगा हो जाएगा। तो अभी इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत लग रही है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एडजस्ट होगा, तब आप इसमें मोमेंटम आते हुए देखेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होने का समय इसका ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को हम शामिल करेंगे, जो वॉल्यूम को लेकर इशू आया उसको हम दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे फिर ठीक करके आपसे बातचीत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नववर्ष की बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।